मेरे पास देखो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मान लो किसका वर्क कर रहे हैं, रिएक्टेंट का वर्क कर रहे हैं, और ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, ये मान के चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दो पार्टिकल कोलिजन कर रहे हैं, ये एक पार्टिकल ये एक पार्टिकल, ये आपस में क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, ठीक। ये जब कोलिजन कर रहा है तो इसी टाइम पर इस रिएक्टेंट के ये जो अनदर पार्टिकल है ये भी कोलिजन कर रहे होंगे, ये भी कोलिजन कर रहा होगा आपस में। तो ये कोलिजन करके बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये भी कोलिजन करके बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ये हो सकता है कि इस अनदर पार्टिकल के साथ क्या बना ले, एक बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो बाकी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, कोलिजन कर रहे होंगे। सबके बॉन्ड बनाने की एबिलिटी सेम नहीं है, लेकिन एवरेज रेट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कोलिजन या जिस स्पीड का कोलिजन यहाँ पे हो रहा था, सेम एज वही स्पीड का जो कोलिजन है वो इन पार्टिकल्स में भी हो रहा होगा। मतलब ओवरऑल जब तक पूरे रिएक्टेंट से पूरा प्रोडक्ट नहीं बन जाता तब तक रिएक्टेंट के पार्टिकल क्या करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं। प्रोडक्ट बनता जाता है लेकिन सारे पार्टिकल का एक साथ नहीं बनेगा, इसी वजह से ही टाइम लग रहा है ना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट से पूरा प्रोडक्ट बनने में टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाया है तो उसको मैं क्या बोलूंगी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ होगा। पूरे प्रोडक्ट की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, समझो इस बात को। यहाँ पे कंसेंट्रेशन बोला गया है, मतलब मैंने अगर दो सॉल्यूशन लिया है तो इस सॉल्यूशन में जो भी पार्टिकल्स होंगे अगर वो एक्सेस अमाउंट में है तो वो कंसेंट्रेटेड है। तो इन पार्टिकल्स में कोलिजन होता है बेटा। जब कोई केमिकल रिएक्शन आप कराते हो ना तो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलॉइड करते हैं। कोलॉइड करने से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और नया बॉन्ड फॉर्म होता है, और जैसे ही नया बॉन्ड फॉर्म हुआ हमारा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन प्रोडक्ट बनने का जो रेट है, रेट को समझो। यहाँ पर एक पार्टिकल जो रिएक्टेंट के हैं वो जिस टाइम पे किसी केमिकल रिएक्शन को शो कर रहे हैं उस टाइम पर इतना ही प्रोडक्ट उसने बनाया है, लेकिन अभी तो इतना प्रोडक्ट पूरा बनना बाकी है। उस टाइम पर ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कोलॉइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो रेट है, इनकी जो स्पीड है, मतलब कोलॉइड करने की इनकी जो स्पीड है उस टाइम पर भी क्या है, जो पहले थी उस टाइम पर भी उनकी स्पीड वैसे ही है। समझ रहे हो इस बात को। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि एवरेज रेट कितना होता है एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पे, वो हमारा एक्चुअल किसी केमिकल रिएक्शन का क्या होगा, रेट होगा। यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन की बात नहीं की जा रही है। हाँ, यहाँ पर हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस टाइम पे चेंज हो रहा है। एक यूनिट टाइम पे, जिस भी टाइम पर अगर पार्टिकल कोलॉइड करते हैं और उस यूनिट टाइम पर ही वो डायरेक्ट प्रोडक्ट का सम अमाउंट हमको बनाकर गिव कर रहा है, तो उस टाइम पर उसका जो रेट होगा, उस रिएक्टेंट से उस प्रोडक्ट के बनने का जो रेट होगा उसको क्या बोला जाता है, एवरेज रेट बोला जाता है, ठीक है। और एवरेज रेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर लिखिएगा आर और ए बी, जहाँ पर ये ए बी क्या बता रहा है, एवरेज, और आर किसको बता रहा है, रेट को बता रहा है। और ये डेल एक्स किसको बता रहा है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, मतलब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, इसको आर से डिनोट नहीं किया गया है। आर से डिनोट क्यों नहीं किया गया है, बिकॉज पूरे रिएक्टेंट को पूरे प्रोडक्ट में चेंज नहीं किया गया है, उसने सिर्फ इतना बताया है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना जो पार्टिकल है डायरेक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट के क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम पर यहाँ पे रिएक्टेंट में भी चेंजेस आया है और प्रोडक्ट के बनने में भी चेंजेस आया है। तो उस इंस्टेंटेनियस चेंजेस को हम क्या बोल देते हैं, डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और विथ रेस्पेक्ट टू जिस टाइम इंटरवल में वो चेंजेस हमको अपीयर हुआ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसको हम और किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं इसी केमिकल रिएक्शन को। तो इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाए तो ये फॉर्मूला लिखना बेस्ट होता है, आर ए बी, आर
AB इज इक्वल हो जाएगा आपका डेल एक्स अपॉन डेल टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस जो रेट चेंज हुआ, यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट के बाद बताया जा रहा है। एवरेज रेट का मतलब उन पार्टिकल्स के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने का जो रेट है वो कितना है, उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं एवरेज रेट। मतलब वो जो पार्टिकल है कोलिजन कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर स्पीड से वो कोलिजन करके किसको बना रहे हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो उस टाइम पर जो भी स्पीड उस केमिकल रिएक्शन की होगी वो उस केमिकल रिएक्शन का क्या हो जाता है, एवरेज रेट हो जाता है। ठीक है, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है उस चेंजेस को रिप्रेजेंट करना हो, तो उस चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था, जिसमें आपके रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जाता है और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता जाता है विद रेस्पेक्ट टू अ टाइम इंटरवल। इसको भी आप लिख सकते हो किसकी जगह पे, इस डेल एक्स अपॉन डेल टी की जगह पे। ये किसको बता रहा है, एवरेज, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का चेंजमेंट इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और इसमें सेपरेटली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंजेस आ रहा है, जिसमें ये बताया गया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है। इन दोनों चीजों को यहाँ पर इन्वॉल्व करके रिप्रेजेंट कर दिया गया है और यहाँ पर इसको सेपरेटली रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप एवरेज रेट इस फॉर्म पे भी लिखते हो तो भी करेक्ट होगा और इस फॉर्म पे लिखोगे तो भी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमको यहाँ पे बताया गया है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, देखिए, एक इसमें भी एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ अ टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट मतलब इनिशियली क्या आपने डिटरमाइन किया था, इनिशियली क्या रेट था उस केमिकल रिएक्शन का। फ्यू सेकेंड्स की बात करो, जैसे हमने 10⁻⁻12 में, 10⁻⁻14 में केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट किया, तो इंस्टेंटेनियसली विथ रेस्पेक्ट टू अ टाइम इंटरवल क्या चेंजेस आया है, इस एवरेज में ओवरऑल चेंजेस को बताया गया। ठीक है, और कौन से रेट से वो ओवरऑल चेंजेस हो रहा है वो बताया गया। और इंस्टेंटेनियस में एक पल में क्या चेंजेस हुआ, एक स्मॉल टाइम पे क्या चेंजेस हुआ वो यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब रिएक्टेंट से कोई मेरा प्रोडक्ट बना है तो एक इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट मतलब कुछ पल में कोई केमिकल रिएक्शन किस तरीके का चेंजेस रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बताया गया कि किस रेट से वो चेंजेस रिप्रेजेंट करता है, वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज रेट, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का बनना और डिक्रीज होना दोनों शामिल हो जाएगा, रिएक्टेंट का डिक्रीज होना और प्रोडक्ट का इंक्रीज होना। यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली रिएक्टेंट पे क्या चेंजेस हुआ और प्रोडक्ट पे क्या चेंजेस हुआ। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो चेंज है उसको डेल से रिप्रेजेंट ना करके किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी को हम कहीं कहीं पर डी ना बोल के डेल भी बोल देते हैं। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इंस्टेंटेनियस रेट की अगर बात की जाएगा किया जाएगा तो आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल आप क्या लिखोगे, डी आर अपॉन डी टी, जहां पर ये छोटे से चेंजेस को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, काफी कम चेंजेस को रिप्रेजेंट करना हो, तो वो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इस डी का यूज करते हैं। ठीक है, और कोई बड़ा चेंजेस हमको मिल रहा है तो उस टाइम पर हम किसका यूज करते हैं, डेल का यूज करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, सेम एज वही चीज है, हमने सिर्फ क्या किया है, डेल की जगह पे डी को यूज किया है। और ये डी क्या बता रहा है, एक स्मॉल चेंजेस जब किसी केमिकल रिएक्शन में हमको देखने को मिलता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल आप क्या लिख सकते हो, प्लस डीपी अपॉन डी टी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीशन को अचीव करते हुए किस स्पीड से रिएक्टेंट को, पूरे रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और इंस्टेंटेनियस में एक पल में कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो रेट होता है उसको हम लिखते हैं रेट इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस इज इक्वल हो जाएगा हमारा
dr जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू अ टाइम इंटरवल, टाइम भी वैसा ही काफी कम लगा है, इज इक्वल आप इसको लिख सकते हो प्लस dp अपॉन dt, जहां पर dp हमारा प्रोडक्ट के स्मॉल चेंजेस को या इनिशियल चेंजेस को या इंस्टेंटेनियस चेंजेस के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अगर एवरेज रेट जब डेल आर और डेल पी में चेंजेस होता है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसी में मुझे होल चेंजेस को बताना पड़े कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंजेस हुआ है, तो डी आर और डीपी की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, डी एक्स लिख सकती हूँ। तो डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल किसका, आर इंस्टेंटेनियस का। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक, तो अगर आपसे पूछेगा जैसे कोई केमिकल इक्वेशन आपको दे दिया गया और उस केमिकल इक्वेशन में आपसे पूछा गया कि आप इस केमिकल इक्वेशन का इंस्टेंटेनियस चेंज बताइए और साथ में कौन सा चेंज बताइए। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हमने लिखते हैं जैसे H2 प्लस मैंने लिखा Cl2। ठीक है, तो ये क्या गिव करेगा मुझे, 2HCl गिव करेगा। ठीक, तो ये मेरा एक रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, D आपका H हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू DT और D आपका क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। इसके पावर में थ्रू क्या लेते हैं, लॉ ऑफ मास सेक्शन, जो H2 है उसको इसके पावर में ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, R इंस्टेंटेनियस। ये किसकी बात की जा रही है, इंस्टेंटेनियस रेट की बात की जा रही है। ठीक है, और इसी का मुझे एवरेज रेट पूछता तो मैं इसको किस फॉर्म में लिखती, डेल एच का स्क्वायर अपॉन क्या लिखती, डेल टी, और डेल आप किसका स्क्वायर लिखते, सीएल का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता, डेल टी हो जाता। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से हम एवरेज रेट को और इंस्टेंटेनियस रेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक पल की बात की जा रही है, एक फ्यू सेकेंड्स की बात की जा रही है रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में चेंजेस को, तो उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और बात की जा रही है एवरेज रेट की, तो एवरेज रेट के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपिटल डेल का यूज करते हैं, सॉरी डेल का यूज करते हैं हम उसके लिए, एवरेज रेट के लिए, और किस स्पीड से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है ये पता करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है, time interval during the reaction del t is very small, then the average rate is equal to the instantaneous rate। ठीक, अब देखो इसमें बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि जब हम एवरेज रेट निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो एवरेज रेट है और जो इंस्टेंटेनियस रेट है दोनों का रेट कैसा आ जाता है, लगभग इक्वल आ जाता है। इसमें वही बात की जा रही है, इक्वल टू द एवरेज रेट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट। अब ये कैसे हुआ होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पार्टिकल में कोलिजन हो रहा है तो इनिशियली जिस स्पीड से पार्टिकल कोलिजन करके प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसी स्पीड से अदर पार्टिकल भी कोलिजन करके किसको बनाएगा, प्रोडक्ट को बनाएगा। तो वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब उस पार्टिकल की जो कोलिजन करने की रेट है, चाहे वो कितने टाइम तक भी करता रहे उसकी रेट क्या होगी, उतनी ही होगी वॉइस आ रही है। यस मैम आ रही है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, बंद होके फिर चालू हो रहा है, देख लीजिएगा। फिर से बंद हुआ तो क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें ये बोला गया कि अगर कोई हो रहा है रिएक्शन, ठीक है, जैसे पर्टिकुलर स्पीड जो है वो स्पीड इनिशियली जितनी थी पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद भी जो कोलिजन होता है पार्टिकल का या कोलिजन
का जो रेट होता है वो उतना ही होता है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती जाएगी, उसमें पार्टिकल का जो कोलिजन है वो बढ़ता जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। वही बताया जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस जो रेट आपने ऑब्जर्व किया है वही रेट आपको एवरेज रेट के फॉर्म पे ही मिलती है। और इस वजह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंस्टेंटेनियसली जो रेट हमको दिखाई दिया, एवरेज रेट भी आपको कैसा मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का कोलिजन उसी रेट से होगा, क्योंकि आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है कि उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन अगर जल्दी से कंप्लीट करना है तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, कैटलिस्ट मिलाते हैं, और वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो मान लो मैंने रिएक्शन को स्टार्ट किया, तब रिएक्शन में जो पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका स्पीड अलग था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें कैटलिस्ट को डाला तो उनका स्पीड अब बढ़ गया, तो मैं बोलूंगी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आ गया, चेंजेस आ गया। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, रिएक्टेंट से मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रही हूँ। तो इनिशियली जो रिएक्टेंट था, जो भी वो केमिकल रिएक्शन करके प्रोडक्ट को बना रहा था, उसमें पार्टिकल के बीच में जो स्पीड थी कोलिजन की, वो फाइनल तक क्या रहेगी, वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं किया है। वो ब्रेक होंगे, फॉर्म करेंगे, ब्रेक होंगे, फॉर्म करेंगे, और उनके ब्रेक होने और फॉर्म करने की जो रेट होगी वो इंस्टेंटेनियसली भी उतनी होगी और फाइनली भी क्या होगी, उतनी होगी। मतलब रेट में कोई भी चेंजेस अपीयर नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल आता जाता है, जो एवरेज रेट होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट के क्या होता है, इक्वल होता है। वो बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक। तो सपोज यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन आप लेते हैं, और एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन हम लेते हैं, और उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये होता कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक केमिकल रिएक्शन दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, हाँ, ये देखिए ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसमें इस केमिकल रिएक्शन में हम क्या बना रहे हैं, ए से बी, मतलब ए हमारा रिएक्टेंट है और बी हमारा प्रोडक्ट है। अगर इसका एवरेज एक्सप्रेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी टी। डी ए माइनस में क्यों है, बिकॉज ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, विथ रेस्पेक्ट टू अ टाइम ये डिक्रीज होता जाएगा। और डेल सॉरी डी ए मैंने बोल दिया, डेल भी आपका क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, जो कि विथ रेस्पेक्ट टू अ टाइम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जिस वजह से यहाँ पर हमारा पॉजिटिव का साइन लगेगा और यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसी का अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट देखूं तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट एक स्मॉल चेंजेस को रिप्रेजेंट करेगा। वो स्मॉल चेंजेस हम कैसे लिखेंगे, डी ए अपॉन डी टी के फॉर्म पे लिखेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा, इंस्टेंटेनियस रेट, वो हमारा होगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, और प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। जिसमें डी ए और डी बी काफी स्मॉल चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसमें स्मॉल चेंजेस हो रहा है, जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है उसमें स्मॉल चेंजेस हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू अ कौन से टाइम पे, dt टाइम पे। तो अगर दोनों रेट इक्वल होती है, एवरेज रेट और जो आपकी फाइनल रेट है, देखो यहाँ पे रेट का सम नहीं किया गया है। एवरेज रेट का मतलब ये मत समझना कि सम किया गया होगा, सम किया जाता तो रेट क्या आ जाता, आपका ज्यादा आ जाता, लेकिन सम नहीं किया गया है। उसमें सिर्फ रेट बताई गई है कि पार्टिकल का जो कोलिजन करने का स्पीड है इनिशियली भी उतना ही है और फाइनली भी उतना ही है, उसमें कोई भी चेंजेस अपीयर नहीं हुआ है। तो इस वजह से जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट और जो फाइनल रेट है दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और उसी इक्वल को पॉइंट को यहाँ पे लिया गया है 0 टू डेल टी, मतलब टाइम इनिशियली हमारा क्या था, इसमें वही बताया गया है कि 0 था होगा जहां से हमारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, और वहां से जो रेट स्टार्ट हुई इनिशियली डी ए अपॉन डी टी थी, और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हुई, डेल ए अपॉन डेल टी में कन्वर्ट हुई। और प्रोडक्ट की देखी जाए तो डी बी अपॉन डी टी थी, और फाइनली वो कन्वर्ट हुई डी बी अपॉन सॉरी डेल बी अपॉन डेल टी में कन्वर्ट हुई। तो दोनों का हमारा जो रेट है,
चाहे dB अपॉन dt की बात करो या del B अपॉन del T की बात करो, वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट पता है तो इसका मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन उसके एवरेज रेट को ही वहां पर क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक अदर केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, इसमें जनरली आपका क्या लिखा हुआ है, ए प्रोडक्ट रिएक्ट करके क्या बना रहा है, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका ए प्रोडक्ट मतलब ए मोल ऑफ प्रोडक्ट रिएक्ट करता है, सॉरी रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करता है बी मोल ऑफ रिएक्टेंट के साथ, और ये रिएक्ट करके सी मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाता है प्लस डी मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पर ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी ये नंबर ऑफ मोल्स को बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो हमारा क्या होता है, इन इंस्टेंटेनियसली देखा जाए तो हमको इसका स्टाइकियोमेट्री जो है, उस स्टाइकियोमेट्री को इससे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, इस नंबर ऑफ मोल्स को उनकी स्टाइकियोमेट्री के रेशियो के फॉर्म पे यहाँ पे शो करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका स्टाइकियोमेट्री है, चाहे ए का बोला जाए, ए रिएक्टेंट का भी 1 है, बी का भी 1 है, सी का भी 1 है और डी का भी 1 है, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, -1 बाई ए डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, -1 बाई बी डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा, और उसी तरीके से आपके प्रोडक्ट का आ जाएगा। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो तो भी आपका गलत नहीं होता। इस -1 बाई ए का मतलब क्या है कि ये इसके स्क्वायर में चला जाता है थ्रू अ लॉ ऑफ मास एक्शन। जैसे आपने यहाँ पर ए बी और ए का रिएक्शन, सॉरी ये आपका बीबी और एबी का रिएक्शन, देन यहाँ पे सीसी और यहाँ पे आ जाएगा डीडी। इसका अब इंस्टेंटेनियस रेट आपको लिखने बोला जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी ए की पावर पे क्या आ जाएगा आपका ए अपॉन यहाँ पे क्या लिखोगे डी टी। ऐसे ही आपका जो अदर रिएक्टेंट है उसको कैसे लिख सकते हो आप, डी बी की पावर क्या लिखोगे, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स आता है यहाँ पर पावर पे, और उसी को आप यहाँ पे 1 बाई बी के फॉर्म में भी लिखोगे। तो बात वही है, चाहे आप उसको ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो। ठीक है, और ऐसे ही आपको और किसको रिप्रेजेंट करना है, जो आपका प्रोडक्ट है, क्या है आपका प्रोडक्ट, डी सी का कंसेंट्रेशन, इस पे पावर सी आ जाएगा, नीचे क्या लिखोगे, डी टी लिख दोगे। ठीक है, और इसके बाद आपका अदर प्रोडक्ट क्या है, डी आपका कंसंट्रेशन ऑफ डी है, इस पे पावर क्या आ जाएगा, स्मॉल यहाँ पे लिख सकते हो आप डी टी। ठीक है, और ऐसे नहीं लिखना है तो आप उसी चीज को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 1 अपॉन डी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी के फॉर्म पे लिख दिया गया है। ऐसे ही किसी केमिकल इक्वेशन में अगर मोल दे देता है तो उस मोल का रिप्रेजेंटेशन भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो ऐसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या लिख सकते हैं, हाँ इंस्टेंटेनियस रेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो देखिए हमारी जो क्लास है यहीं पे हम खत्म करते हैं, जिसमें हमने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में जाना। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको गिव किए होते हैं तो कैसे केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है वो यहाँ पे शो किया गया है, जिसमें हमारा 2 मोल ऑफ N2O5 मतलब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यहाँ पे दे दिया गया है, जिससे हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट चेंज लिखा गया है, उसके पावर पे ना लिख के जो भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है उसको 1/4 के फॉर्म पे लिख दिया गया है। तो आप ऐसे इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी केमिकल रिएक्शन का शो कर सकते हो। ठीक, अब इसका जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें कैसे कैसे ग्राफ के थ्रू हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंजेस अपीयर होता है उसको समझ सकते हैं। ठीक,
इनिशियली आप किसी केमिकल रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन है उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हो कि कंसंट्रेशन में चेंजेस कैसे अपीयर होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैम ये फर्स्ट ऑर्डर वाला है क्या, एक्सपेरिमेंटल वाला? फर्स्ट ऑर्डर हाँ सेकंड ऑर्डर? हाँ, अभी वो ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। यस ठीक है, मैम। यस मैम। चलिए।